तो अभी आगे बढ़ते हैं। रस जल निधि है ना, जो पंडित भूदेव मुखर्जी ने लिखा हुआ बुक है, उसके बारे में हमने देख लिया था। फिर रस योग सागर, तो यहाँ पे आपको फोटो से पता चल रहा है वॉल्यूम 1 ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, और भी वॉल्यूम्स है इसके अंदर। तो रस यानी कि मर्क्यूरी से बनाई हुई कुछ तो मेडिसिन के बारे में है। योग, यहाँ पे वैसे योग के बहुत अलग अलग मतलब होते हैं, जैसे कि आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे योग जो है वो अष्टांग योग के बारे में होगा। अष्टांग योग यानी कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी के बारे में होगा। और यहाँ पे हमें योग, योग यानी कि वैसे योग का जो आप निरुक्ति देखेंगे ना, तो बेसिकली वो होता है जुड़ना, किसी भी चीज के साथ जुड़ जाना, उसको बोलते हैं योग। योग करना, जैसे कि मैं नंबर 2 और नंबर 3 इन दोनों का योग करता हूँ तो रिजल्ट मुझे मिलता है नंबर 5। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं अलग अलग 4 वनस्पतियों का और पारद का, गंधक का योग करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है एक बनाई हुई दवाई। इसीलिए उसको बोलते हैं योग या फिर औषधि योग। स्पेसिफिकली यहाँ पे है रस योग यानी कि रस शास्त्र की दवाई। और रस योगों का यह सागर है, सागर है मतलब बहुत सारी दवाइयां इसके अंदर दी हुई है। तो रस योग सागर जो है 2 पार्ट्स में है। तो वॉल्यूम 1 आपने आगे देखा और दूसरा भी वॉल्यूम 2 रहेगा इसका। ऑथर जो है वो पंडित हरिप्रपन्न शर्मा। तो अभी इनका नाम अच्छे से याद रखिए। जैसे ये जो पंडित हरिप्रपन्न शर्मा है, बहुत पुराने समय के कह सकेंगे ऐसे नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हम मॉडर्न अर्थशास्त्र बुक्स के बारे में देख रहे हैं, तो ये जो पंडित हरिप्रपन्न शर्मा है, आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं जब आपकी उम्र का था, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आपके जैसे ही सेकंड ईयर BAMS में पढ़ रहा था, तो हमारे एक रसशास्त्र डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। वो जो सर है बड़ी उम्र के थे, है ना, जैसे कि 45-50 55 साल के होंगे। वो जब BAMS में पढ़ते थे आज से कई साल पहले, उस समय पे ये पंडित हरिप्रपन्न शर्मा भी आयुर्वेद के शिक्षक हुआ करते थे। आज तो बड़ी, बहुत बड़ी उम्र हो गई, सॉरी, बहुत बड़ा लंबा समय हो गया। लेकिन पंडित हरिप्रपन्न शर्मा जो है वो, उनकी लिखी हुई बुक हम रिसेंट गिन सकते हैं, पिछली 1 सदी में, पिछले 100 साल में लिखी हुई बुक है ये। तो 2 भागों में लिखी हुई है। रसशास्त्र की फॉर्मुलेशंस यानी कि दवाइयाँ, इनको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, संस्कृत और इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है। तो ये कैसे है, मतलब कि अभी के समय में कैसा रहता है ना कि एक इंडेक्स होती है, फिर उस इंडेक्स के अनुसार हम वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और अभी तो डिजिटल बुक्स का जमाना है, ई बुक्स का जमाना है, तो तुरंत ही क्लिक करने पे हमें अ से शुरू होने वाली या फिर कोई भी हम क्राइटेरिया दे दे, वहां से हम मेडिसिन को ढूंढ सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था। तो वहां पे उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की और दवाइयों को जो है वो अकारादि क्रम में उन्होंने बुक बना दी। तो जो उसका वॉल्यूम 1 या पार्ट 1 है, उसके अंदर अ से शुरू होने वाली दवाइयाँ, फिर आ से शुरू होने वाली दवाइयाँ, है ना, इस तरह से पूरे सारे स्वर, फिर क से, ख से, ग से जिस दवाइयों का नाम शुरू होता है, इस तरह से उन्होंने क्रम में सारी दवाइयाँ लिखी। और आगे जाके न, न तक, जैसे कि न से एक दवाई का नाम मैं आपको बताता हूँ, नृपति वल्लभ रस, है ना। तो वहां तक उन्होंने ये दवाई के बारे में लिखा। फिर आगे न के आगे प, तो वहां से आखिर तक न तक जो है दूसरे वॉल्यूम में लिखा। इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में उन्होंने इस बुक में बताया है। तो इसीलिए उसका नाम है रस योग सागर। दूसरी एक बात है, पोटली कल्पना। अभी ये पोटली कल्पना क्या है आपको पता नहीं है ना, लेकिन इन्होंने पोटली कल्पना के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। 100 से भी ज्यादा पोटलियों के बारे में बताया है। अभी हमें पोटली ये क्या है ये आपको बताता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मर्क्यूरी का जब हम मेडिसिन बनाते हैं ना, तो बेसिकली वो 4 तरह की मेडिसिन हो सकती है। रस शास्त्र की दवाइयाँ या मर्क्यूरी से बनी हुई मेडिसिन बेसिकली 4 तरह की हो सकती है। तो आप उन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखिए। जैसे कि सबसे पहला प्रकार ऐसा हो सकता है कि एक खरल, या फिर जिसे हम गुजराती में बोलते हैं खांडनी दस्तो, है ना, या फिर चटनी बनाने के लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं किचन में,
उसका ही मॉडिफाइड स्वरूप होता है वो। उसके अंदर हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए, जैसे कि हमने मर्क्यूरी ले लिया, हमने सल्फर ले लिया, और कुछ वनस्पतियों के चूर्ण ले लिए। सभी को मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से, एकदम मिक्स कर दिया। एक रस या एक जीव हो गया, ऐसा मिक्स कर दिया, तो वो एक दवाई बन गई। अगर सिर्फ मिक्स करके दवाई बन जाती है, सिर्फ इतना होता है, तो उसको बोलते हैं खरलीय रसायन। क्योंकि हम उसको खरल के अंदर सिर्फ मिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो खरल के अंदर हम उसको बना रहे हैं, खरल यानी कि खांडनी दोस्तों। तो अगर खरल के अंदर जो सिलबट्टा, सॉरी, जो अ, खरल होता है उसके अंदर हम सिर्फ दवाई बना लेते हैं, तो उसको खरलीय रसायन बोलते हैं। दूसरी एक तरह की दवाई होती है जिसको बोलते हैं परपटी। तो आज मैंने आपको जो फॉर्मुलेशंस की बुक भेजी, औषधि योग ज्ञानम नाम से, उसमें भी लास्ट में कुछ परपटी के नाम है, जैसे कि ताम्र परपटी, श्वेत परपटी, पंचामृत परपटी, ऐसे। तो ये परपटी कैटेगरी की कुछ मर्क्यूरी की मेडिसिन होती है, रस औषधियाँ होती है। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ सभी इंग्रेडिएंट्स को, सभी जो हमारे रॉ मटेरियल है उसको मिक्स कर लेना, सिर्फ उतना नहीं होता, लेकिन हम उन सभी को मिक्स करके फिर उसको गर्म करते हैं, गैस के ऊपर लेके उसको गर्म करते हैं। तो उन सभी को गर्म करके फिर उसको, कोई भी चीज गर्म होगी तो वो लिक्विड बन जाएगी, तो हम उसको पिघला देते हैं। जब वो लिक्विफाई हो जाएगा, बाद में उसको एक केले के पेड़ का पत्ता लेके, केले का पेड़ आपने देखा होगा है ना, बनाना ट्री, तो उसका पत्ता बहुत ही बड़ा होता है। तो उसका जो लीफ है उसको लेके उसके ऊपर ये लिक्विड डाल देते हैं, तो फिर ये फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा। और फिर इस तरह से लिक्विफिकेशन करके, फिर सॉलिडिफिकेशन करके जो हमें मेडिसिन मिल जाएगी, वो एक बहुत ही पतले पापड़ के स्वरूप में मिलती है ना, बहुत ही पतला पापड़ के जैसा स्वरूप होता है, इसलिए उसको बोलते हैं परपटी। बाद में उसको फिर से ग्राइंड करके पाउडर करके यूज कर लेते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसीजर है कि इस तरह से इंग्रेडिएंट्स को, सभी रॉ मटेरियल को सिर्फ मिक्स नहीं करना, लेकिन मिक्स करके गरम करना, गरम करके लिक्विड करके फिर से सॉलिड करना, और पापड़ जैसा स्वरूप दे देना। दिखने में वो पापड़ जैसा दिखता है, मतलब एकदम ही थिन पतला फ्लेक दिखता है, तो वो परपटी। ये होगी दूसरी कैटेगरी। फिर है तीसरी कैटेगरी, जिसको बोलते हैं कूपी पक्व। तो कूपी पक्व जो होता है, वहां पे क्या रहता है कि एक कांच की बोतल लेते हैं, कांच की, जैसे कि समझ लीजिए, आपने इसकी बोतल देखी होगी, टोमेटो केचप की बोतल जो आती है ना, तो उसकी या उससे बड़ी, उस तरह की एक बोतल रहती है, नीचे से थोड़ी चौड़ी रहती है, ऊपर से थोड़ी सिकुड़ी हुई रहती है। तो उसकी उसके अंदर कुछ बहुत सारे प्रोसीजर्स करके उसके ऊपर कपड़ा कपड़ा लगा के, मिट्टी लगा के, फिर उसको धीरे 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 गर्म किया जाता है, डायरेक्टली अग्नि के ऊपर रख के नहीं, लेकिन रेती को गर्म करके उस रेती के अंदर उसको रखा जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके दवाई पकती है, उस ग्लास की बोतल के अंदर दवाई पकती है। तो उसको कूपी पक्व बोलते हैं। जो कूपी, कूपी ये शब्द का मतलब है कि कांच की बोतल, कूपी को कांच कूपी या फिर कांच की बोतल बोलते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई, कूपी पकवा। चौथी कैटेगरी जो है वो है पोटली। तो मुझे पोटली तक आपको पहुंचाना था, इसलिए मैंने आपको इन तीन कैटेगरी के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बताया। फिर आगे जाके हम इन सभी के ऊपर और चार चार पांच पांच क्लास लेने वाले हैं, हर एक जैसे करेलिया के ऊपर, परपटी के ऊपर, कुबी पकवा के ऊपर, पोटली के ऊपर। तो जो पोटली जो लास्ट कैटेगरी है, वो कैसे करते हैं वहां पे कि एक रेशम का कपड़ा लेते हैं, सिल्क क्लॉथ जो होता है ना, वो लेते हैं, और उसके अंदर हमारा इंग्रेडिएंट्स जो है वो रख के फिर उसको पकाते हैं। लेकिन रेशम के कपड़े की पोटली बना लेते हैं, रेशम के कपड़े के अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स रख देते हैं, फिर उसकी पोटली बना लेते हैं, और फिर उसको पकाते हैं। लेकिन पकाते भी कैसे है, ऐसे ही गैस के ऊपर नहीं, वहां पे हम सल्फर जो है वो उसको पिघला देते हैं और उसको लिक्विड स्वरूप में ही रखते हैं। उतना ही सिर्फ गर्मी देते हैं कि जो सल्फर होता है, येलो कलर का जो सल्फर होता है, वो सॉलिड में से लिक्विड हो जाए, लिक्विड में से गैस ना बन जाए, तो फिर लिक्विड ही रहे। ऐसे स्वरूप में उस लिक्विड सल्फर के अंदर हम इसको, दवाई को पकाते हैं। तो वो पोटली के अंदर हम रेशम के कपड़े की पोटली बना के उसके अंदर पकाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पोटली कल्पना।
अभी यूज क्या क्या है वो भी बता देता हूँ। जैसे खरलीय सबसे पहले कैटेगरी बताई, वो सभी तरह के रोगों में यूजफुल होती है। दूसरी बताई परपटी, वो परपटी जो है ना वो ज्यादातर जीआई ट्रैक्ट के रोगों में, यानी कि हमारे पेट की जो बीमारियां हैं उसमें यूजफुल होती है। दूसरे भी यूजेस है, लेकिन पेट की बीमारियों में ज्यादातर यूजफुल होती है। फिर तीसरी जो है कूपी पकवा, तो इन दोनों से जो रोग ठीक नहीं हो पाते वहां पे ये कूपी पकवा तरह की जो अ, ये औषधियां है, मेडिसिन है, वो यूजफुल हो जाती है। खास करके नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां रहती है, हमारे चेता तंत्र की बीमारियां, हमारे स्नायु की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, ऐसी बहुत सारी तकलीफों में, बहुत सारी व्याधियों में ये कूपी पकवा यूज में आ जाती है। और एक लास्ट वाली जो पोटली कल्पना है, तो वो एक ऐसी है कि जिसको हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग होती है। पोटली कल्पना या पोटली प्रकार की जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही फास्ट एक्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि ये दवाई खाने के बाद 6 महीने तक दवाई खाते रहो बाद में ठीक हो जाओ। दवाई मुंह में रखी गई तुरंत ही ठीक हो गए, इस तरह से, मतलब 2 मिनट में, 5 मिनट में, इस तरह से इतना फास्ट एक्टिंग रिजल्ट होता है। तो बहुत ही फास्ट काम करने वाली ये दवाइयाँ होती है पोटली कल्पना। सुबह से लेकर दोपहर तक इंतजार नहीं करना पड़ता ठीक होने के लिए, तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। इतना फास्ट जो है इफेक्ट आयुर्वेद में भी मिलता है। और वो कहाँ पे मिलता है? रसशास्त्र में। और रसशास्त्र के अंदर भी ये पोटली कल्पना जो है उसके अंदर ऐसी मेडिसिन का जो है फास्ट इफेक्ट मिलता है। तो हम सभी को, आपको, मुझे, सभी को ये पोटली जो है उस मेडिसिन को यूज करना सीखना चाहिए। उसी से हमारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो ऐसी बहुत सारी पोटली के बारे में कहाँ पे बताया है? इस बुक में, रस योग सागर में 100 से भी ज्यादा अलग अलग पोटली के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए हम, अगर हमें हमारी प्रैक्टिस ऐसी करनी है, हमें डॉक्टर बनने के बाद ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि तुरंत ही हमारे पेशेंट ठीक हो जाए, हमारे पास आए और तुरंत ठीक हो जाए, तो फिर ये मेडिसिन पोटली हमें इस बुक में से, रस योग सागर में से सीखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत भैषज्य रत्नाकर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का फोटो नहीं है, लेकिन द्वितीय भाग, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाग यहाँ पे दिया गया है। प्रथमो भाग जो है वो यहाँ पे आगे में लिखा गया है। तो फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से बताया गया है। तो फोटोग्राफ से ही पता चल जाएगा, जो भारत भैषज रत्नाकर है वो 5 भागों में लिखा गया है। फिर आपको यहाँ पे नीचे नाम भी दिख रहा है, श्री नगीन दास छगनलाल शाह। इन्होंने ये जो रस वैद्य है, रस वैद्य यानी कि रस शास्त्र की प्रैक्टिस करने वाले वैद्य, उसको बोलते हैं रस वैद्य। इन्होंने ये संपादित, संग्रहित किया है। तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने ऊंजा, ये नाम सुना होगा, गुजरात का ही अहमदाबाद के पास का एक गांव है, वो नाम है ऊंजा। और वहां पे है आयुर्वेद की कंपनी या फार्मेसी चलती है, ऊंजा फार्मेसी, नाम भी वही है, ऊंजा फार्मेसी। तो ये जो ऊंजा फार्मेसी है, उन्हीं के अंदर, ये उन्हीं के मालिक, उन्हीं के अंदर जो संचालक है वही है ये। तो ये ऊंझा के अंदर जो थे नगीनी दास छगनलाल शाह, इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया। और इनके जो ऑथर है, बुक लिखने वाले जो है, वो वैद्य है, वैद्य गोपीनाथ गुप्त। तो ये जो नगीन दास छगनलाल शाह है वो भी रस वैद्य है, और गोपीनाथ गुप्त जो है वो भी वैद्य है। लेकिन बेसिकली बुक लिखा है वैद्य गोपीनाथ गुप्त ने, और ये जो नगीन दास छगनलाल शाह है उन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो अगेन इसमें भी रसयोग सागर के जैसे ही है, 5 भाग में है। फिर अ से लेके पूरे स्वर, और फिर क और ख, उतनी दवाइयाँ फर्स्ट पार्ट में दी गई है। बाद में ग से थ, द से भ, म से वो, और श से ज्ञ, इस तरह से 5 भागों में ये दवाइयाँ बताई गई है। अब इसका नाम आप अच्छे से याद रखिए। पहला है भारत भैषज्य, और बाद में है रत्नाकर। तो भारतीय दवाइयाँ, भैषज्य यानी कि दवाइयाँ, तो भारतीय दवाइयाँ का पूरा रत्नाकर है। मतलब ऐसे भारतीय दवाइयों के अंदर कितने सारे रत्न होंगे, इतनी सारी बढ़िया दवाइयाँ होगी जिनको हम जेमस्टोन के जैसे, रत्न के जैसे देख सकते हैं। तो रत्नों की पूरी खान है, ये रत्नाकर है। इसलिए मतलब यहाँ पे इतनी सारी दवाइयों के बारे में बताया गया है। तो काफी बड़ी बुक है, रेफरेंस के लिए हमें हमेशा ही इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि ये भारत वैश्य रत्नाकर प्रोबेबली हमारी लाइब्रेरी में फिलहाल नहीं है।
और हमने ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे ही आ जाएगी तो आपको तो यूज करने मिलेगी। आपके सीनियर को शायद नहीं मिली थी, आपको मिलेगी। फिर है रसामृतम। उसके बाद की बुक है रसामृतम। तो ऊपर ही लिखा है यादव जी त्रिकम जी प्रणीतम। तो भी ये जो यादव जी त्रिकम जी है, उनकी तो बहुत सारी बुक आपको आ जाएगी, द्रव्य गुण में बहुत सारी आ जाएगी, और रसो शास्त्र में भी ये रसामृतम और भी आ जाएगी। एक सिर्फ ये रसामृतम बुक के बारे में ही बताता हूँ मैं, बहुत छोटी सी बुक है ये। लेकिन उन्होंने खुद ने संस्कृत में ये बुक लिखी, उन्होंने खुद ने ही इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया। तो ये एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने खुद ने संस्कृत में रसामृतम नाम से ग्रंथ लिखा और बाद में हिंदी में ट्रांसलेशन किया। लेकिन इन्होंने कुछ बहुत बढ़िया चीजें लिखी है। रिसेंटली लिखी गई बुक है, 20वीं सदी में लिखी गई बुक है, आज से कुछ ही साल पहले, है ना, कुछ ही दशक पहले। लेकिन आज इसके पहले की जितनी भी बुक्स थी रसशास्त्र की, उसमें नहीं मिलता ऐसा सब मटेरियल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो रसामृतम जो है वो लिखी है किसने? यादव जी त्रिकम जी आचार्य। ये नाम आप बहुत ही याद रख लीजिए, यादव जी त्रिकम जी आचार्य या फिर YT आचार्य, क्योंकि इनकी बहुत सारी बुक्स है जो हमें हमेशा ही यूजफुल होगी। इसके अंदर सिर्फ 9 चैप्टर्स है और वो भी छोटे छोटे हैं, और 9 अपेंडिक्स, यानी कि अपेंडिक्स जो लास्ट में होता है, परिशिष्ट, किसी भी बुक के किसी भी किताब के लास्ट में जो परिशिष्ट होता है, ऐसे 9 अपेंडिक्स है। तो उसके अंदर क्लासिकल नॉलेज दिया गया है, रसशास्त्र का एकदम क्लासिकल नॉलेज दिया गया है, संस्कृत में दिया गया है। लेकिन ऐसा क्लासिकल नॉलेज जो किसी ओरिजिनल रस ग्रंथ में नहीं है, ऐसा वाला। और जो लिखा गया है इसके अंदर वो भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा गया है। इसीलिए ये बुक का इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है कि और कहीं पे नहीं मिलेगा पुराने रस ग्रंथ में। ऐसी सब माहिती इस बुक में से हमें मिल जाएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और बहुत ज्यादा दवाइयाँ नहीं बताई इस बुक की ही, ओरिजिनली इस बुक के अंदर ही पहली बार दी गई है ऐसी 66 मेडिसिन के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। और जो ये लास्ट में जो 9 परिशिष्ट है या अपेंडिक्स है, वहां पे उन्होंने अलग अलग शोधन वगैरह, जैसे कि विषय द्रव्यों का शोधन वगैरह बताया है वहां पे। तो एक बहुत ही छोटी सी बुक है, आप अगर शुरू करना पढ़ना शुरू करेंगे तो एक हफ्ते में खत्म कर देंगे, इतनी सी छोटी बुक है ये, लेकिन बहुत ही उपयोगी है। फिर बात करते हैं आखिरी 2 बुक्स की, रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह और आयुर्वेद सार संग्रह। ये बुक हमेशा से ही खुद की ले लीजिए। एटलीस्ट इसके बाद वाली जो आयुर्वेद सार संग्रह आएगी वो तो खुद से खरीद कर ही लीजिए। और ये ऐसी बुक है कि जिसके अंदर वैद्यों के अनुभव लिखे गए हैं। हाँ, इसमें दवाई बनाने के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा गया है, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में बताया गया है। लेकिन क्लिनिकल डेस्क, अपने क्लिनिक के डेस्क पे रखने जैसी बुक है ये। अगर आपको इस दवाई को यूज कैसे करना है, इस दवाई को हमने पेशेंट को दे दिया, पेशेंट ने इस दवाई को खा लिया, फिर पेशेंट के शरीर के अंदर जाके वो कैसे असर करेगी, क्या क्या असर करेगी। अगर पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में जब आएगा, 5 दिन के बाद हमने उसको बुलाया है, वो आएगा, तो वो क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट करेगा, क्या क्या ठीक हुआ है वो प्रेजेंट करेगा, वो सब वैद्य के अनुभव इसमें दिए गए हैं। आप ऐसा ही समझ लीजिए कि आप किसी वैद्य के पास बैठकर उनकी प्रैक्टिस देख रहे हैं और सीख रहे हैं। उतनी आसान भाषा में इस बुक को लिखा गया है। तो ये जो है रसतंत्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह। अब यहाँ पे नाम में आप कंफ्यूजन मत करिएगा कभी। ये जो बुक है इसका पूरा नाम इतना ही है ना, रसतंत्र सार एंड सिद्ध प्रयोग संग्रह, ये पूरा नाम है इसका। और इस नाम के अंदर भी सिद्ध प्रयोग संग्रह है, सिद्ध योग संग्रह नहीं है यहाँ पे, सिद्ध प्रयोग संग्रह है। क्यों इतना डिटेल बता रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ एक सिद्ध योग संग्रह ऐसे नाम से भी एक और दूसरी बुक है, जो कि ये यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने लिखी हुई है। तो वो भी एक अलग छोटी सी बुक है, वो है सिद्ध योग संग्रह। जबकि यहाँ पे है सिद्ध प्रयोग संग्रह। तो रसतंत्र सार और सिद्ध प्रयोग संग्रह 2 भाग में लिखी हुई बुक है ये। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके पब्लिशर जो है वो कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन ये है। तो कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन नाम से जो संस्था है राजस्थान में, राजस्थान के अंदर अजमेर नाम का गांव है, आप सभी को पता रहेगा। अजमेर के पास में कालेडा नाम से एक छोटा गांव है, तो वहां पे ये कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन है। और आजादी से पहले
वहां पे जो राजा हुआ करते थे और उनके राज्याश्रय में जो राजवैद्य हुआ करते थे, ये कृष्ण गोपाल आचार्य, वो एक सन्यासी है और आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने ही ये बुक लिखी है, लेकिन अंदर कहीं पे लिखा नहीं कि ये बुक मैंने लिखी है ऐसा। लेकिन वो अभी रिसेंटली बात है, इसलिए सब लोग जानते हैं। तो दो भाग में लिखी है। पहले भाग में रस भस्म और बहुत सारी दवाइयाँ और दवाइयों को कैसे यूज करना, ये सब बताया है। भस्म कैसे बनाना, वो सब बताया है। दूसरे भाग में डिसीज के अनुसार दवाइयों के बारे में बताया है, जैसे कि ज्वर, मतलब कि फीवर, तो उसके अंदर यूज होने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। फिर आगे आता है कुष्ठ, यानी कि स्किन डिसीजेस। तो स्किन डिसीजेस के अंदर यूज होने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, इसी तरह से हर एक बीमारी का नाम और उस बीमारी के अंदर यूज होने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ, लेकिन सभी रसशास्त्र की मेडिसिन। इसमें बिना इन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो सबसे पावरफुल दवाई है, जो सबसे ज्यादा हमें यूज करनी चाहिए, या हमें जिस दवाई को प्रेफरेंस देना चाहिए सबसे पहले यूज करने के लिए, वो उन्होंने पहले लिखी है। समझ लीजिए कि कुष्ठ यानी कि स्किन डिसीजेस के बारे में दवाइयाँ लिखी है, तो उसमें जो तुरंत ही ठीक करने वाली दवाई है वो पहले लिखी है। बाद में उससे थोड़ी कम इफेक्ट वाली जो दवाई है उसके बाद लिखी है, उसी तरह से आगे आगे। और हर एक सेक्शन के लास्ट में रहेगा बाहर से लगाने वाली दवाइयाँ, है ना। तो खाने वाली दवाइयाँ पहले होगी, जो तुरंत असर करती है। बाहर से लगाने वाली कुछ दवाइयाँ जो है वो लास्ट में रहेगी। तो ये पार्ट 2 जो है इसका, इसमें बहुत बढ़िया दिया गया है। वैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे तो पढ़ के ही आपको लगेगा कि हाँ, ये बुक बहुत ही बढ़िया है। फिर आके बात करते हैं लास्ट हमारी रस शास्त्र की जो हिस्ट्री है उसके अंदर की लास्ट बुक। लास्ट बुक तो नहीं, लेकिन मॉडर्न रस शास्त्र की लास्ट बुक। तो ये है आयुर्वेद सार संग्रह। अभी नीचे आप पढ़ सकते हैं, वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, जो दवाई बनाने वाली कंपनी है वैद्यनाथ, या वैद्यनाथ, उन्होंने ये बुक पब्लिश की हुई है। ऑथर के बारे में नहीं बताया है, लेकिन हम पब्लिशर बस जान सकते हैं कि ये वैद्यनाथ ने ये बुक पब्लिश की हुई है। तो ऊपर ही लिखा है ना, आयुर्वेदीय औषधियों के निर्माण, प्रयोग और गुणधर्मों का विशद विवेचन। तो दवाई कैसे बनाना, दवाई मैन्युफैक्चर कैसे करना, उसके बारे में शॉर्ट में दिया है। बाद में प्रयोग, यूज कैसे करना इस दवाई को, उसके बारे में बहुत डिटेल में दिया है। और उसके गुणधर्म, दवाई की जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है वो भी अच्छे से बताई गई है यहाँ पे। ये बुक जो है आयुर्वेद सार संग्रह, हर एक स्टूडेंट अपनी अपनी खरीद लीजिए। प्रोबेबली ये बहुत महंगी बुक भी नहीं है, जैसे कि ये सॉफ्ट बाउंड में कुछ 250 रुपए की मिलती है, हार्ड बाउंड में 400 रुपए की मिलती है। तो आप कहीं से भी, आपके घर के आसपास जो भी मेडिकल बुक स्टोर है वहां से खरीद लीजिए इसको। वैद्यनाथ पब्लिकेशन की ये बुक है। इसके अंदर परिभाषा दी गई है, यानी कि डेफिनेशंस दी गई है सबसे पहले। बाद में कलेक्शन मेथड्स, हमारे रॉ मटेरियल कैसे कलेक्ट करना चाहिए वो दिया गया है। सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि कल हमने जो देखा था कि एक के बदले दूसरा द्रव्य इस्तेमाल करना, प्रतिनिधि द्रव्य इस्तेमाल करना, वो सभी सब्स्टिट्यूट्स के बारे में दिया गया है। और कुछ रूल्स बताए गए हैं कि दवाई अगर बनानी है तो कैसे बनानी है, उसके बेसिक रूल्स जो होते हैं वो शुरू में बताए गए हैं। बाद में भस्म निर्माण, भस्म, सभी भस्म कैसे बनाना और उसकी उपयोग विधि, सभी भस्मों को यूज कैसे करना, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। बाद में कुपी पक्व, खलवीय, खलवीय यानी कि खरलीय, और फिर घृत यानी कि घी, तेल, मलम, बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन के बारे में बताया गया है। सभी टेबलेट्स के बारे में, सभी चूर्ण के बारे में, सभी तेल के बारे में, और काफी सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो यहाँ पे मैं इसमें तो शायद जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि ये कितनी अच्छी बुक है, लेकिन आप पढ़िए तो आपको याद रहेगा। और मैंने ये वैसे ये बुक जो है आपको आज ही भेजी ना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको भेज दी है इसकी स्कैन की हुई कॉपी। तो उसी में से आपको पता चलेगा। कोई भी एक मेडिसिन बीच में से उठा के शुरू करिए पढ़ना, और आपको लगेगा कि हाँ, हम किसी वैद्य के पास बैठ के सीख रहे हैं, उसके जैसा सरल भाषा में ये बताया गया है। फिर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक्स। तो इसके बारे में जो है ना, मैं आपको अभी तो बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन जब हम फिजिकली यहाँ पे क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे तो उस समय पे ये बुक जो है मैं आपके पास लेके आऊंगा और अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स, सारे वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ है, जितने भी अवेलेबल है वो हमारे पास डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में है। ऊपर की लाइब्रेरी में नहीं है, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में है। तो मैं लेके आऊंगा और आपको अच्छे से पढ़ के बताऊंगा, सिखाऊंगा। लेकिन आप इसके नाम फिलहाल याद रख लीजिए। नाम के साथ ये बुक का कलर याद रख लीजिए। जैसे कि ये ब्लू कलर की बुक है, ये आपको हमेशा ब्लू कलर में मिलेगी, है ना। तो ये ब्लू कलर में क्यों है, इसका कलर
ब्लू कलर क्यों है आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी का, वो आपको थोड़ा गूगल सर्च करना है ना, गूगल सर्च करके मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके। बुक का नाम है द आयुर्वेदिक फॉर्म्युलरी ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे पार्ट 2 दिया गया है, तो पार्ट 2 पार्ट 1 या कितने भी पार्ट है वो दिखाता हूँ अभी। लेकिन आयुर्वेदिक फॉर्म्युलरी दूसरा जो है वो है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया। ये रेड कलर है, तो ये रेड कलर क्यों है ये आपको थोड़ा गूगल सर्च करना है और करके मुझे बताना है। तो अभी यहाँ पे आयुर्वेदिक फॉर्म्युलरी के बारे में पहले सुनते हैं। आयुर्वेदिक फॉर्म्युलरी ऑफ इंडिया, तो ये जो है ना अथॉरिटेटिव बुक है, यानी कि ये अधिकृत है, अथॉरिटी देती है इसी, ये जो गवर्नमेंट का द्वारा पब्लिश की गई है, यानी कि ये अथॉरिटेटिव है। इस बुक में जैसे लिखा गया है उस तरह से दवाई बनानी चाहिए, मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। तो ये बुक किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, यानी कि दवाई निर्माता कंपनियों के लिए, और प्रैक्टिशनर्स के लिए, हम डॉक्टर्स के लिए भी है ये बुक। अधिकृत ये बुक है, किसी भी बुक का इस्तेमाल करना उससे बेहतर है गवर्नमेंट ने जो पब्लिश की है उसी बुक का इस्तेमाल करना। तो ये बुक जो है 3 भागों में है फिलहाल, पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 जो है वो 1978 की साल में पब्लिश किया गया था। पार्ट 2 1990 में पब्लिश किया गया था। पार्ट 3 2011 में पब्लिश किया गया था। और उसके अंदर कितनी दवाइयों के बारे में बताया गया है, अगेन देख लीजिए, मैंने हर एक बार लिखा है क्लासिकल फॉर्मुलेशंस। क्लासिकल यानी कि वही दवाइयां बताई गई है जो इसके पहले रस ग्रंथों में यूज होती थी, रस ग्रंथों में लिखी गई है। कोई भी पेटेंट दवाइयां, प्रोप्राइटरी दवाइयों के बारे में नहीं है। तो क्लासिकल फॉर्मुलेशंस यानी कि जो ट्रेडिशनली या फिर सॉरी ट्रेडिशनली नहीं, लेकिन जो पुराने ग्रंथों में बहुत बार, मतलब कि आज से 500 साल से 1000 साल से जो बार बार यूज होती आई है, ऐसी दवाइयों के बारे में, लेकिन साइंटिफिक वे में। गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई बुक है, तो साइंटिफिक वे में ही पूरा इसका डिस्क्रिप्शन बुक में दिया गया है। जब हम बुक खोल के क्लासरूम में देखेंगे या फिर प्रैक्टिकल के समय पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो नंबर है ना, ये आप नंबर याद रखिए, अगर आप कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं या फिर वाइवा में भी ये पूछते हैं कि AFI, हाँ इसको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AFI, आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, यानी कि AFI। तो AFI पार्ट 1 में कितने फॉर्मुलेशन या कितनी मेडिसिन के बारे में बताया गया है, तो आपको याद रखना है 444, 444, 444 दवाइयों के बारे में बताया गया है। उसी तरह से पार्ट 2 में 191, 191 दवाइयों के बारे में, और पार्ट 3 में 350 दवाइयों के बारे में बताया गया है। तो ये जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन है उनका तो इंक्लूजन किया ही है, साथ ही साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ जो इन सभी जगहों पे NIA, IPGT, BHU, CGHS में यूज होती है, उन सभी दवाइयों का भी इसके अंदर इंक्लूजन किया गया है। तो ये सब क्या है, वाइडली यूज्ड इन NIA। अभी NIA क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो पूरे भारत में एक नेशनल इंस्टीट्यूट होती है आयुर्वेद की, वो है जयपुर में, राजस्थान में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर राजस्थान में है। वहां पे कौन सी मेडिसिन जो है वो वाइडली बहुत बार यूज की जाती है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। दूसरा है IPGTN-RA। वैसे ये नाम शायद आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है वो जामनगर में है, हमारे गुजरात में जामनगर में है। फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, IPGT, इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो जामनगर के अंदर जो आयुर्वेद कॉलेज है IPGTN-RA नाम से, वहां पे सिर्फ MD और PhD के बारे में ही पढ़ाया जाता है, वहां पे BAMS नहीं होता। BAMS की दूसरी कॉलेज है, जामनगर के अंदर ही है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, उसी कैंपस के अंदर है, लेकिन उसका नाम है गुलाब कुंवर आयुर्वेद कॉलेज। तो वो अलग कॉलेज है, एक ही कैंपस के अंदर है लेकिन वो अलग कॉलेज है। और ये जो है IPGT, वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग कराती है, यानी कि MD और PhD। तो रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन होता है वो सभी यहाँ पे होता है। तो वहाँ पे कौन सी दवाइयाँ बहुत बार यूज की जाती है, वाइडली यूज की जाती है, उन दवाइयों के बारे में भी इस बुक में AFI में, यानी कि आयुर्वेदिक फॉर्मूला ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया है। फिर IPGTN-RA के बाद है BHU, शायद आप सब जानते होंगे। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस में है, यानी कि वाराणसी या काशी में है।
तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो शहर है वाराणसी या काशी या फिर बनारस, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वो काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और वहां के अंदर एक इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यानी कि IMS, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो वहाँ पे MBBS भी होता है, वहाँ पे BAMS भी होता है। उसी इंस्टीट्यूट 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 ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर MBBS BAMS और MBBS BAMS सभी का पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज भी होता है। तो वो काफी पुरानी इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। तो वहां पे भी जो सभी दवाइयाँ यूज होती है बार बार, उसका भी इस बुक के अंदर इंक्लूजन किया गया है। वहां की जो दवाइयाँ है वो भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया में लिखी गई है। और एक है लास्ट वन, CGHS। अभी ये क्या है CGHS? तो ये जो है ना एक क्लिनिक चेन है। ये गवर्नमेंट ने शुरू की हुई क्लिनिक चेन है। फुल फॉर्म है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नाम से क्लिनिक्स चलते हैं पूरे भारत में, बहुत सारी जगहों पे क्लिनिक्स चलते हैं। खास करके उनके लिए जो अधिकारी और जो कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के अंदर जो काम करते हैं, उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ये क्लिनिक्स चलते हैं। तो उसके अंदर एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं। हर एक क्लिनिक के अंदर सभी तरह के ये डॉक्टर्स होते हैं। तो वहाँ पे जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, और पूरे भारत में बहुत सारे सेंटर्स है उसके, तो वहाँ पे जो दवाइयाँ जो है वो वाइडली यूज होती है, बार बार यूज होती है। उन सभी दवाइयों के बारे में भी इस बुक में आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के अंदर बताया गया है। तो ये CGHS, IPGTNR, NIA, BHU, ये सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको आज दिया। और आप सभी इसको याद रखिए कि ये सब क्या है, कौन कौन सी संस्थाएं है, और उनकी दवाइयाँ को वर्णन दिया गया है आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, AFI, इस बुक में, गवर्नमेंट की बुक में। दूसरी बुक है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो फार्माकोपिया जो है ना, उसके अंदर दवाई के इंग्रेडिएंट्स के बारे में काफी सारी चीजें बताई गई रहती है, उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये दवाई मुझे अगर बनानी है, ये दवाई बेस्ट क्वालिटी की कैसे बनाऊं, एक बार नहीं लेकिन हर बार, हर बैच बाय बैच में इस दवाई को बेस्ट क्वालिटी की कैसे बनाऊं। तो इस तरह से स्टैंडर्ड्स उसके अंदर दिए हुए रहते हैं। सिर्फ दवाई या फिर दवाई के इंग्रेडिएंट्स या फिर दवाई का किस किस रोग में उपयोग है, सिर्फ उतना ही नहीं, वो सब फॉर्मुलरी फॉर्मुलरी में होता है। लेकिन फार्माकोपिया में काफी सारी डिटेल्स होती है। तो जैसे आप फॉर्मुलरी में देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, अथॉरिटेटिव बुक फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रैक्टिशनर्स, ये डॉक्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए है। जबकि फार्माकोपिया में देखेंगे तो क्या है, अथॉरिटेटिव बुक फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ये दवाई बनाने वाले कंपनी वालों के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये बुक उपयोगी है, और हमें भी सेकंड ईयर में उपयोगी है रेफरेंस लेने के लिए। तो इसके अंदर जो है पार्ट 1, पार्ट 2, ये दोनों पार्ट है। फिर सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 है उतना नहीं है, हर एक पार्ट के अंदर भी अलग अलग वॉल्यूम्स है। जैसे कि पार्ट 1 जो है, तो उसके अंदर वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 9 तक, वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से जो वॉल्यूम 9 है वो रिसेंटली पब्लिश हुआ है, 2017 में आई थी, आज से 3 साल पहले ये पब्लिश हुआ है। तो इस तरह से इन सभी वॉल्यूम्स के अंदर ये आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया बटा हुआ है। फिर उसी तरह से पार्ट 2, तो पार्ट 2 जो है उसके अंदर वॉल्यूम 1 2 3 दिए गए हैं। तो ये जो है ना, वैसे तो मैंने यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए लिखा है, यूजी में ये क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं कि वॉल्यूम 1 में कितनी मेडिसिन है, वॉल्यूम 2 में कितनी मेडिसिन है, वॉल्यूम 3 में कितनी मेडिसिन है। तो यहाँ पे क्रम अनुसार लिखा हुआ है, जैसे कि वॉल्यूम 1 में 80 मेडिसिन, वॉल्यूम 2 में 78, वॉल्यूम 3 में 100 मेडिसिन, वॉल्यूम 4 में 68, उसी तरह से आगे लिखा हुआ है 1 से लेके 9 तक। फिर ऐसा क्वेश्चन ना कभी कभी अगर टफ क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चन पेपर में या वाइवा में होता है, जैसे कि आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, उसके अंदर मेटल्स और मिनरल्स कौन से वॉल्यूम में दिए गए हैं, है ना। तो आप डायरेक्टली काउंट करके बता सकते हैं कि ये जो है वॉल्यूम 7 के अंदर दिए गए हैं। तो आप देखेंगे ना, वॉल्यूम 1 से लेके 6, जो छठा वॉल्यूम है वहां पे 101 मेडिसिन है, फिर सातवां वॉल्यूम जो है वहां पे 21 जो है वहां पे मेटल्स एंड मिनरल्स के बारे में बताया गया है। तो उसके अंदर इन सभी की दवाइयों के बारे में और उनके मोनोग्राफ्स भी बताए गए हैं। तो ये मोनोग्राफ, ये क्या है, ये आपको पता नहीं होगा, है ना, लेकिन मोनोग्राफ जो है मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा।
वो पूरा एक मोनोग्राफ ही आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा के पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। और पार्ट 2 के अंदर भी जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, वो भी 50, 51 और 51, ये इसी तरह से वॉल्यूम 1, 2, 3 में दिए गए हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स ये क्या होते हैं, ये वॉल्यूम्स ये क्या होते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें जो है ना आपको सिलेबस में देखेंगे। तो यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा पार्ट 1 के लास्ट में। ये जो पार्ट 1 है ना, इसके लास्ट में ये टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन। तो वहाँ पे हम ये स्टैंडर्डाइजेशन के समय पे ये सब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्या है। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र के अंदर सभी बुक्स के बारे में खत्म होता है, सभी ग्रंथ के बारे में, रसशास्त्र की बुक्स के बारे में खत्म होता है। लेकिन हिस्ट्री खत्म नहीं होती, हिस्ट्री में कुछ और चीजें हैं जो अभी तो मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं आता। लेकिन आप इन सभी नाम से परिचित होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे रसशास्त्र के आचार्य या फिर धातु शास्त्र के आचार्य, ऐसे सभी एक्सपर्ट्स जिनके नाम जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में जाने की बहुत जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक नागार्जुन के बारे में डिटेल में देखेंगे। और उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। तो व्याडी की, नागार्जुन की कुछ स्टोरीज है, मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे इन सभी के नाम से आप अपरिचित नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आपको किसी ने पूछा, हाँ बोलिए। ओके। तो जैसे कि आपको किसी ने पूछा कि अत्रेय अत्रेय के 6 डिसिपल्स कौन थे, चरक संहिता का क्वेश्चन है। अत्रेय के 6 डिसिपल्स कौन थे, तो आप तुरंत ही आंसर देते हैं ना। अग्निवेश, भेल, जत्तुकर्ण, हराशर, पराशर, हारित, क्षारपाणी। जैसे आपको उन 6 के नाम पता है, उसी तरह से इन सभी के नाम भी आप पहचान में रखिए। तो वैसे नाम मैं बताता हूँ। जैसे पहला नाम है व्याडी, व्यादी नहीं है, वो है व्याडी। तो व्याडी आचार्य। बाद में है नागार्जुन, नागार्जुन ही सबसे ज्यादा फेमस है। फिर है चंद्रसेन, बाणसुर, लंपट, मुनिश्रेष्ठ, कपिल, नरवाहन, सुरानंद, मांडव्य, वाडव, कापालिक, तात्विक, शारद, गोविंद, भास्कर, इंद्रदा, सात्विक, गोमुख, ब्रह्मा, हरि, रत्नकोश, काम्बली और भी है। मम्मी आ। देवांशी, आप अपना माइक म्यूट करके ही रखिए। तो ये जो है इन सभी तरह से रसशास्त्र के आचार्य, ये रसशास्त्र के एक्सपर्ट्स है। इन सभी के बारे में कुछ व्याड़ी के बारे में कुछ स्टोरीज है, नागार्जुन के बारे में कुछ स्टोरीज है, वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। और फिर कुछ और नाम है, नाथ संप्रदाय के नाम है ना, जो नवनाथ बोलते हैं, या नाथ संप्रदाय के लोग, ऐसे लोग जो कि रसशास्त्र के डेवलपमेंट में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके अंदर है आदिनाथ, मीननाथ, गोरखनाथ या गोरक्षनाथ। इनको आप शायद जानते हैं, गोरखनाथ को नाम सुना होगा, गोरखनाथ। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत के ऊपर गोरखनाथ के दर्शन करने कुछ लोग जाते हैं, है ना। पहले अभी जो रोपवे बना है अंबाजी तक, वहां पे बाद में गोरखनाथ आता है और बाद में दत्तात्रेय आता है ना। तो 3 शिखर है, तो आपको पता होगा ये गोरक्षनाथ या गोरखनाथ। फिर है अ, कोंक अ, कोंकश्वर नाथ, जालंधर नाथ, कंदनिशा नाथ, उड्डीश, चिंचिनीश्वर नाथ और चौरंगी नाथ। तो ये सभी नाम आपके रेफरेंस के लिए है कि नाम से बस एक परिचित रहिए आप। फिर आगे है नाथ संप्रदाय के बाद है सिद्ध संप्रदाय, है ना। तो सिद्ध लोग जो कुछ भी थे, चौरंगी सिद्ध, चरपटी सिद्ध, घोड़ा चुली सिद्ध, राम सिद्ध, भोला सिद्ध, गोविंद सिद्ध, व्याडी सिद्ध, नागार्जुन सिद्ध, वरंड सिद्ध, सुरपकर्ण सिद्ध, मुक्ताई सिद्ध, रेवन सिद्ध, कुक्रपाद सिद्ध, सुरपपाद सिद्ध, कनैरव सिद्ध और किनकिनिक सिद्ध। तो ये सभी सिद्ध जो है, आप इसको एक्सपर्ट समझ लीजिए। सिद्ध शब्द से हम क्या समझेंगे, एक्सपर्ट, या फिर ये सिद्ध संप्रदाय के लोग हैं। इसके अंदर अगेन व्याडी और नागार्जुन रिपीट हो रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने रसशास्त्र के डेवलपमेंट के लिए पिछले 1,25,000 साल में
1000 या 1500 साल में बहुत अच्छा काम किया है। तो हम एटलीस्ट हमें उनके नाम के बारे में परिचय होना चाहिए। फिर एक अल बेरूनी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। वैसे ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ये अल बेरूनी कौन था? वैसे नाम से पता चलेगा कि इंडियन नहीं था, है ना। तो इंडियन आदमी नहीं था, ये था उज्बेकिस्तान से। तो अभी आप आज जो है ना, जब भी फ्री हो तब गूगल मैप्स खोलिए और वहां पे देखिए उज्बेकिस्तान कहाँ पे है। भारत से पश्चिम साइड में कहाँ पे है उज्बेकिस्तान? वो वहां से इंडिया आया था। तो उसका पूरा नाम है अबू अल रहमान मोहम्मद अहमद अल बिरूनी, लेकिन इन शॉर्ट हम उसको जानते हैं अल बेरूनी। अल बेरूनी नाम से जानते हैं, वरना पूरा नाम अगर किसी को याद रखना है अबू अल रहमान मोहम्मद अहमद अल बिरूनी तो भी याद रख सकते हैं। तो ये जो है इसका टाइम पीरियड है 5 सितंबर 1973, आज से 1000 साल पहले। 5 सितंबर 1973, वहां से लेके 13 दिसंबर 1048, ये उसका जीवन काल है। ये एक इस्लामिक ट्रैवलर था। भारत में 33 साल तक ये रहा। अलबेरुनी जो है भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में ये घूमा, और जहां जहां से जो जो नॉलेज मिल सकता था वो उसने लिया। और बाद में अपने उसने अपनी एक बुक भी लिखी। तो उसके अंदर भारत के प्रवास का पूरा वर्णन किया है, भारत में उसको कहाँ से क्या नॉलेज मिला, भारत में उसने कहाँ पे क्या क्या चीजें देखी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर रसो शास्त्र के बारे में भी है, क्योंकि उस समय पे रसो शास्त्र बहुत ही प्रिवेलेंट था। तो वहां पे उन्होंने एलोबरेटली यानी कि बहुत ही वर्णन करके लिखा है भारतीय रसाचार्य, इंडियन रसाचार्य के बारे में, स्पेसिफिकली व्याडी के बारे में। तो व्याडी उस समय पे आज से 1000 साल पहले हो गए, तो उस समय पे उनसे उनके बारे में जाना होगा उन्होंने, तो उन्होंने लिखा है। तो व्याडी की एक स्टोरी भी है, आप रसो शास्त्र की जो टेक्स्ट बुक है ना हमारी, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट टाइम आपको स्टोरी भी बताऊंगा। व्याडी की एक स्टोरी बताऊंगा जो बुक में है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। नागार्जुन की एक स्टोरी बताऊंगा, प्रोबेबली वो टेक्स्ट बुक में नहीं है नागार्जुन की स्टोरी, तो वो भी एक कहानी हम सुनेंगे। फिर है नागार्जुन, है ना। तो नागार्जुन के बारे में हम 1-2 मिनट में देख लेते हैं। ये जो है ना वन ऑफ द प्रोमिनेंट आचार्य ऑफ रसशास्त्र। ऐसा बोल सकते हैं कि नागार्जुन मतलब रसशास्त्र, रसशास्त्र मतलब नागार्जुन। उतने बहुत ही एक्सपर्ट थे ये। और लकीली, या फिर ऐसा बोलेंगे कि सद्भाग्य से वो यहाँ के गुजरात के थे, सौराष्ट्र के थे, जहाँ पे राजकोट, जहाँ पे हमने सौराष्ट्र, वहाँ के थे। वो सोमनाथ से लेके सुरेंद्र नगर तक वहाँ पे अलग अलग जगह पे वो रहते थे। तो ऐसे तो सिद्ध नागार्जुन, भिक्षु नागार्जुन, 2 तरह से नागार्जुन अलग अलग लोगों को गिना जाता है, लेकिन हम जो सिद्ध है, जो एक्सपर्ट है, उसको ही गिनेंगे। भिक्षु क्यों है वो स्टोरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सिद्ध नागार्जुन के बारे में बात करते हैं। वो एक इंडियन मेटलर्जिस्ट था और अल्केमिस्ट था। मेटलर्जिस्ट मतलब क्या? अलग अलग मेटल के बारे में जो काम करता है, जैसे कि तांबा, लोहा, टीन, लेड, सोना, चांदी, मर्क्यूरी, इन सभी मेटल के बारे में जो काम करता है उसको बोलते हैं मेटलर्जिस्ट। और वो अल्केमिस्ट था। अल्केमिस्ट यानी कि वो ये विद्या जानता था, नागार्जुन जो है वो ये विद्या जानता था कि मर्क्यूरी का उपयोग करके कैसे हम निम्न धातुओं को सोना चांदी में बदल दे। तो उसके अंदर उसने बहुत मेहनत की थी, बहुत साल लगाए थे। अभी इनका जन्म का जो समय है आप अच्छे से देख लीजिए। ईयर 931 एडी, एडी यानी कि एनो डोमिनी, एडी यानी कि ईसवी सन, ईसवी सन के बाद वाला समय। तो आज से कुछ 1000 साल पहले का, आज से 10 शतक पहले का, 1 मिलीनियम पहले का ये समय है ना। बोर्न इन दह्यकगढ़। तो अभी आप गूगल मैप खोलिए, सोमनाथ के पास ये दह्यकगढ़ गांव कहाँ पे है वो देखिए, है ना। ढूंढिए सोमनाथ के पास दह्यकगढ़ ये गांव कहाँ पे है। और आपको पता चलेगा ये नागार्जुन जो है रसशास्त्र शास्त्र का सबसे बड़ा एक्सपर्ट था, वो वहां से है, सोमनाथ से है। तो उन्होंने बुक लिखी है बहुत सारी, जैसे कि रस रत्नाकर। अभी ये जो रस रत्नाकर हमने पढ़ी वो वाली नहीं, है ना। ये तो कुछ 12वीं 13वीं सदी में लिखी गई बुक थी। उससे पहले भी एक और रस रत्नाकर लिखी गई थी। फिर रसेंद्र मंगल और रस हृदय, इस तरह से कुछ बुक उन्होंने लिखी थी, और भी कुछ बुक होंगी लेकिन अवेलेबल इतनी है। जैसे कि दूसरी जो है वो आरोग्य मंजरी, कक्षपुट तंत्र, योग सार, योग शटक, उत्तर तंत्र, सुश्रुत संहिता का। तो ये सभी भी उन्होंने लिखा हुआ है नागार्जुन ने। तो वो बहुत ही एक बढ़िया एक्सपर्ट थे, और बहुत सारी अलग अलग विद्याओं में
पारंगत थे। बाद में जब ये सब विद्या उन्होंने पा ली, उसके बाद वो नालंदा विद्यापीठ, नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी कि चांसलर भी हुआ करते थे। तो इनका जो है ना जीवन में, आपको एक स्टोरी में तो वैसे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि जन्म हुआ सोमनाथ में, बाद में सुरेंद्र नगर के आसपास उन्होंने बहुत काम किया। बाद में वो साउथ इंडिया में चले गए। फिर साउथ इंडिया में तो उन्होंने पूरा रसाशास्त्र का, धातुवाद के ऊपर ही काम किया, सोना बनाने का बहुत सारा काम किया। बाद में वो नॉर्थ इंडिया साइड चले गए, जैसे कि जहाँ पे नालंदा विद्यापीठ थी, नालंदा विश्वविद्यापीठ, नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे चांसलर बने। बाद में वो हिमालय साइड चले गए और बाद में वो ये सिद्ध बन गए। मतलब एक्सपर्ट तो थे ही, लेकिन उनको सिद्ध की उपाधि भी मिली। तो इस तरह से नागार्जुन के बारे में काफी चीजें जानते हैं। दूसरा एक भिक्षु नागार्जुन के बारे में बताते हैं, जो है बुद्धिस्ट टीचर या फिलोसोफर थे, है ना। तो बुद्ध, बौद्ध धर्म के टीचर या फिलोसोफर ये थे। उन्होंने फाउंडेड स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपको वहां पे पता रहेगा कि इस तरह से महायान, इस तरह से एक संप्रदाय होता है। तो उनके जो डिसिपल, उनके जो शिष्य थे आर्य देव, उनके साथ मिलकर उन्होंने महायान नाम से ये शुरू किया स्कूल। वैसे वो ओरिजिनली साउथ इंडिया से थे, लेकिन ट्रैवल्ड थ्रू आउट इंडिया, और बाद में वो तिब्बत में रहने लगे। और उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र के बारे में बताया है। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है वो एक भारतीय शास्त्र की बुक है, लेकिन फिलहाल वो संस्कृत में अवेलेबल नहीं है। फिलहाल वो सिर्फ चाइनीज में अवेलेबल है, जो कि तिब्बत में है। और बाद में उन्होंने श्री पर्वत, वापिस जब वो आए तब वो श्री पर्वत, वो आंध्र प्रदेश का एक जिला है, गुंटूर नाम से जिला, वहां पे नागार्जुन कोंडा नाम से एक पर्वत है। तो अभी उसको नागार्जुन कोंडा नाम से उस पर्वत को जाना जाता है, तो उस समय पे श्री पर्वत नाम से जाना जाता था। वहां पे रहते थे। और लास्ट में जो है वो अ, ये राजा थे श्री शतकर्णी, उसके एडवाइजर के तौर पे काम करते थे। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में। स्टोरी में आपको बढ़िया मजा आएगा, ऐसी स्टोरी बताऊंगा। सातवाहन डिनास्टी, जो उनका राज्य था ना, वो सातवाहन कुल का सातवाहन राज्य था। साउथ इंडिया में काफी फैला हुआ था। तो उसके राजा है श्री शतकर्णी। तो जैसे हिस्ट्री में आप कभी भी देखेंगे ना, श्री शतकर्णी नाम के राजा सातवाहन कुल के अंदर, सातवाहन राज्य के अंदर, तो ये उनके एडवाइजर थे भिक्षु नागार्जुन। लेकिन हमें फोकस करना है किसके ऊपर? सिद्ध नागार्जुन के ऊपर, जो कि अल्केमिस्ट थे, जो कि रसो शास्त्र से जुड़े हुए थे। तो अभी ये यहाँ पे जो है ना, हमारा हिस्ट्री ऑफ रसो शास्त्र ये टॉपिक तो खत्म होता है। और वैसे कल भी मैंने आपको एक पीडीएफ तो भेजी थी, 49 पेजेस तक। आज जो है मैं आपको पूरी ही पीडीएफ यहाँ पे भेज देता हूँ। और आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और पूरा हिस्ट्री ऑफ अर्थशास्त्र जो है आपको वीडियो के स्वरूप में या फिर पीडीएफ के स्वरूप में तो अवेलेबल है ही। और फिर मैं आपको बताऊंगा, जो आज सुबह हमने ये औषधि योग ज्ञानम के बारे में बात की थी, उसके बारे में मैं आपको एक 5 मिनट तक बताऊंगा। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ अर्थशास्त्र है, ये मैं आपको एक बार दे देता हूँ। तो ये लिंक सभी के पास रहेगी, ये एक्सेल शीट की लिंक। और इसके अंदर में ये हिस्ट्री ऑफ अर्थशास्त्र जो है वो आपको अभी अवेलेबल हो जाएगी। आप पूरी पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और हालांकि ये वीडियो जो है ये खाली है, वो तो अब हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा, बाद में मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगा, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, बाद में ये मिलेगा आज का रिकॉर्डिंग। और अभी बात करते हैं ये अर्थशास्त्र के होमवर्क। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क, तो कल मैंने दिया था, 1-2 मिनट का होमवर्क था, है ना। आप उसको खत्म कर लीजिए जल्दी से, जिनका बाकी है उनका। बाद में दूसरा एक दिया है असाइनमेंट, वो आज दे रहा हूँ। 6 तारीख आज है ना। तो आज ये सभी स्टूडेंट्स को मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, 2 असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, 2 मेडिसिन के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स। 2 अलग अलग मेडिसिन के बारे में असाइनमेंट दे रहा हूँ। कौन सी मेडिसिन वो भी बताता हूँ। तो ये आपको कंप्लीट करना है। ये नवंबर मंथ खत्म होता है तब तक, 30 नवंबर तक। तो पूरा वैकेशन है आपके पास। बाद में 23 तारीख से हमारे ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगे, या फिर फिजिकली यहाँ पे आकर भी शुरू हो जाएंगे, जो भी डिसीजन आएगा गवर्नमेंट का उसके अनुसार। लेकिन उसके भी बाद एक और वीक ले लीजिए। और 30 नवंबर, यानी कि नवंबर महीना खत्म होता है, तब तक आपको ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, 2 मेडिसिन के बारे में।
वैसे अभी हम शुरू करेंगे यहाँ पे, सिलेबस में देखेंगे तो हमारे पास है 30 मेडिसिन, है ना। ये जो 30 मेडिसिन है, ये हमारे पास है। तो इस 30 मेडिसिन में से कोई भी 2 मेडिसिन आप खुद से चुन लीजिए, है ना। आप जो चाहते हैं वो मेडिसिन आप चुन लीजिए, और उस मेडिसिन के बारे में आप बताइएगा। अभी 1 मिनट। तो ये जो मैंने आपको आज पीडीएफ भेजी है, इसके अंदर इसी क्रम में हमारे सिलेबस में जिस क्रम में लिखा गया है ना, आरोग्य वर्धिनी वटी, कस्तूरी भैरव रस, इन सभी के बारे में, तो इसी क्रम में मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके आपको दे दिया है। तो अभी तो वैसे आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं है ना। पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके, इसको पूरे 30 फॉर्मुलेशन को पढ़ाने में भी 1-2 महीने लग जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से पढ़ना शुरू करिए। अभी इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। अभी द्रव्य गुण भी उतना सारा नहीं हुआ है, तो आपको ये शुद्ध पारा क्या है, शुद्ध गंधक क्या है, लोह भस्म क्या है, पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे कि आपको ये आंवला, ये तो आपका पहचाना हुआ शब्द है। अभी ये कुटकी क्या है शायद आपको पता नहीं होगा, चित्रक मूल क्या है नहीं पता होगा। लेकिन जो भी है आप पढ़िए। आप स्टोरी पढ़ते हैं ना, उसी तरह से पढ़िए। समझ लीजिए कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई वार्ता पढ़ रहे हैं ना, उस तरह से इसको पढ़िए। और धीरे धीरे करके जो जितना भी 2%, 5%, 10% जितना भी समझ में आता है उतना समझिए। अगेन हम इसको हर एक मेडिसिन को डिटेल में क्लासरूम में तो पढ़ने ही वाले हैं। और इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अगर हम फिजिकली क्लासरूम में पढ़ेंगे तो भी मैं इसके रिकॉर्डेड वीडियोस बना के आपको दूंगा आगे जाके। लेकिन आप इसको पढ़ना शुरू करिए। और ये आज तो 6 तारीख हुई, और 25 दिन बाकी है, पूरा महीना लीजिए इसमें से। और 30 की 30 मेडिसिन नहीं, आप खुद से चुन लीजिए, है ना। आप देख लीजिए आपको कौन सी मेडिसिन के बारे में करना है, कोई भी 2 मेडिसिन ले लीजिए, है ना। तो जो कोई भी 2 मेडिसिन है उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करना है मतलब कैसे करना है, लिखा हुआ तो है यहाँ पे। तो समझ लीजिए कि आपने पहली 2 मेडिसिन ले ली है ना, कोई भी समझ लीजिए रोल नंबर 1 है, उन्होंने पहली 2 मेडिसिन ही ली, आरोग्य वर्धिनी वटी, और दूसरा जो है कस्तूरी भैरव रस। इन 2 दवाई के बारे में ही उनको करना है, या फिर कोई भी दो, आपकी जो जो आपकी इच्छा हो वो दो दवाई ले सकते हैं। उसके बारे में पढ़िए, अपनी नोटबुक में, रफ बुक में या फेयर बुक में, जो कुछ भी है उसके अंदर एक बार लिख लीजिए इस दवाई के बारे में। फिर हम इन सभी दवाइयों के श्लोक भी पढ़ने वाले हैं, वो इसमें नहीं है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन इनके श्लोक भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो इन 2 दवाई के बारे में आपको पढ़ना है। जो भी जितना भी समझ में आए, खुद से समझ में आए, पढ़ के समझ में आए, उतना समझना है। कभी भी इन 25 दिनों में या उसके बाद भी कभी भी आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आता, वो मुझे सतत पूछते रहना है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हिंगुल, शुद्ध हिंगुल वो क्या है, शुद्ध वचनाक वो क्या है, सुहागे की खील वो क्या है, आपको नहीं पता, है ना, तो आप पूछ लीजिए मुझे। आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये जो फॉर्मुलेशंस मैंने एक्सट्रैक्ट किए ना, वो पूरी बुक आयुर्वेद सार संग्रह है ना, तो वो पूरी बुक भी मैंने आपको स्कैन कॉपी भेज दी है ग्रुप में। तो आप उसमें से देख सकते हैं, नहीं देखना है तो ढूंढने की मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्टली मुझे पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिए। लेकिन आप ये पढ़ाई शुरू करिए, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपको इन सभी चीजों के बारे में परिचित होते जाएंगे। और इसके अंदर भी देखिए, ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दवाई कैसे बनानी है, ये बहुत शॉर्ट में दिया गया है। डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोज दिया गया है। और जो डिटेल में दिया गया है वो क्या है, गुण और उपयोग, यानी कि दवाई यूज कैसे करना, और सबसे सरल भाषा में, एकदम इजी हिंदी भाषा में ये बताया गया है। तो आप पढ़िए इसको, पढ़ने के बाद, समझने के बाद प्रेजेंट करिए। प्रेजेंट कैसा करना है आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, तो आप वहां पे
पावर पॉइंट का उपयोग करिए, है ना। जैसे मैं ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं यूज करता, मैं गूगल स्लाइड्स यूज करता हूँ, है ना। तो ये गूगल स्लाइड्स है, या फिर उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या कोई भी मतलब प्रेजेंटेशन करने की जो भी एप्लीकेशन होती है ना, और भी बहुत सारी आती है, तो उसका उपयोग करिए, उसमें इस तरह से बनाइए, और फिर उसको आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना दीजिए, है ना। आपका चेहरा उसमें दिखे तो ठीक है, नहीं दिखे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप खुद से कुछ बनाइए, लिखिए। समझ लीजिए आपके पास पावर पॉइंट बनाने के लिए कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आपका मोबाइल इतना अच्छा नहीं है जिसमें पावर पॉइंट नहीं बना सकते, तो आप क्या करिए, कागज में लिख के करिए, है ना। आपको जो भी चीजें प्रेजेंट करनी है वो नोटबुक में लिख लीजिए अच्छे अक्षरों में, और फिर जो कैमरा है वो नोटबुक के सामने शुरू रखिए, और कैमरे में आपका पेज जो है वो दिखेगा, आप उसको समझाने का कोशिश करिए। हमें इसको कहीं पे दिखाने नहीं जाना है, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। किस लिए है? कि आप जिस चीज को समझा सकते हैं उस चीज को आप बहुत ही सही सही तरीके से समझ सकते हैं, है ना। अगर आप किसी चीज को दूसरे लोगों को समझा सकते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप वो चीज समझ चुके हैं। तो कोई भी दो मेडिसिन ले लीजिए, और कोई भी दो मेडिसिन को आप पढ़िए, समझिए, और फिर समझने के बाद समझाइए। तो इसी तरह से अभी ये 60 स्टूडेंट्स है, 59 स्टूडेंट्स है, तो उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन रिपीट भी हो जाएगी, क्योंकि मेडिसिन तो 30 है, सिर्फ 30 मेडिसिन है, तो बहुत सारी रिपीट भी हो जाएगी। लेकिन बस ऐसा कोशिश करिए कि एक भी मेडिसिन छूट ना जाए। जैसे कि इसके अंदर मकरध्वज नाम से एक मेडिसिन है, तो वो बहुत ही बड़ी है, लंबी चौड़ी है ना, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो कोई भी एक भी विद्यार्थी उसे लेगा ही नहीं। ऐसा मत करिए, वो बहुत यूजफुल मेडिसिन है, मुकरदवज नाम से जो है वो। तो आप इस मेडिसिन को पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछते रहिए, एक बार पूछिए, बार बार पूछिए, है ना। जो भी शब्द है मुझे पूछते रहिए, और खुद से एक प्रेजेंटेशन बनाइए। बेटर होगा कि आप पावर पॉइंट में बनाइए, अगर पावर पॉइंट में नहीं होता तो नोटबुक में बनाइए, लेकिन एक इस तरह से एक वीडियो बनाइए जिसमें आप खुद से समझा रहे हैं। तो वो चीज जो है हम आपको सबमिट करना है कब? ये महीना खत्म होने तक, 30 नवंबर तक। और कोई भी दो दवाई, लेकिन हाँ, आप कौन सी दो दवाई ले रहे हैं वो आप मुझे ये वीक खत्म होने से पहले, संडे से पहले बता दीजिए, है ना। आप एक बार नजर डाल दीजिए इस 30 फॉर्मुलेशन के ऊपर, और आराम से मुझे 2-3 दिन में, यानी कि संडे से पहले आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन सी दो मेडिसिन ले रहे हैं, है ना। ताकि यहाँ पे जो है ना, हम उसका एक लिस्ट बना देंगे। जैसे कि ये मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2 है ना, तो यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा कि कौन सा विद्यार्थी जो है वो कौन सी दवाई के बारे में प्रेजेंट करने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे नाम लिखे जाएंगे, आप जो भी दवाई के बारे में बताएंगे उसके बारे में, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। कहीं भी आप रुकते हैं, कहीं भी अटकते हैं, तो मुझे पूछते रहिए, है ना। और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 30 तारीख तक खत्म करना ही है, लेकिन कोशिश करिए। सिर्फ नहीं करना है, मन नहीं है बोल के आप नहीं करेंगे, तो ये जो है आपका एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है बनाने के लिए, कैमरा वाला फोन भी नहीं है, ऐसा कुछ है तो समझ सकते हैं। वरना आप कोशिश करिए। और ये जो है ना मेडिसिन, ये ऐसी मेडिसिन है हमारे सिलेबस में भी, यूजी के सिलेबस में भी दी गई है। क्यों? ये ऐसी मेडिसिन है जो आपको बार बार यूज में आएगी, जब आप क्लिनिक में बैठेंगे, जब आप डॉक्टर बनेंगे, तो बार बार ये मेडिसिन आपको यूज में आ जाएगी। ऐसी मेडिसिन है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करेंगे। वैसे हमें 500 मेडिसिन सीखनी है सेकंड ईयर में, सिर्फ रसायन शास्त्र की नहीं, रसायन शास्त्र की, बाद में दूसरी द्रव्य गुण की, बाद में काय चिकित्सा में यूज होने वाली एलोपैथी मेडिसिन, सब मिला के हम टोटल 500 दवाई के बारे में सेकंड ईयर में सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस 30 मेडिसिन, इस 30 मेडिसिन के साथ, जो कि हमारे सिलेबस में भी दी हुई है। तो नवंबर महीना हम इस 30 मेडिसिन के ऊपर डालते हैं, और बाद में दिसंबर में थोड़ा यही कंटिन्यू करेंगे, जनवरी में फिर से एक और कुछ मेडिसिन शुरू करेंगे, है ना। तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट लक। और कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप अभी भी मुझे पूछ सकते हैं, बाद में भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। यही बात थी बस सब आज की। यहाँ पे वो औषधि ज्ञानम की वैसे व्हाट्सएप में भेजा है, यहाँ पे भी ये हिस्ट्री ऑफ रसायनशास्त्र में अवेलेबल है। ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, इसमें पेपर 1 पार्ट A यहाँ पे है, फिर बाद में पेपर 1 पार्ट B है। तो यहाँ पे भी मैंने ये बुक्स रख दी है, औषधि योग ज्ञानम की।
ये बुक जो है मैंने यहाँ पे भी रख दी है, आप उसको ले सकते हैं। और तीसों की तीसों मेडिसिन के बारे में मेरे खुद के बनाए हुए वीडियो जो है मैंने आपको यहाँ पे दे दूंगा। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक आ जाएगी तीसों मेडिसिन। लेकिन आप भी कोशिश शुरू करिए अभी से। और अभी जो है आप चैट के अंदर लिखिए, क्योंकि मेरा चैट में ध्यान ही नहीं था। क्या लिखा है, ये हिंदी पीडीएफ है, कैन वी गेट इट इन इंग्लिश? नहीं, ये बुक जो है इंग्लिश में अवेलेबल ही नहीं है। ये बुक जो है हिंदी में ही अवेलेबल है। लेकिन हाँ, ये मेडिसिन के बारे में आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, ये जो डॉक्टर भारती उमरेठ या डॉक्टर भरत कलसरिया वाली टेक्स्ट बुक, वो इंग्लिश बुक है। तो उसके अंदर भी ये इसके बारे में बताया गया है। उसके अंदर भी ये सारी मेडिसिन, सारी या 30 की 30 मिल जाएगी, या 30 में से 25 तो मिल जाएगी। तो वहां पे इंग्लिश में दिया गया है, तो आप उस बुक को रेफर करिए, है ना। सिलेबस के अंदर जो मेडिसिन है उसमें से कोई भी 2 मेडिसिन ले लीजिए, और डॉक्टर भारती उमरेठिया वाली जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसको रेफर करिए, तो वहां पे इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। फिर क्या लिखा है शुभम ने, यस सर सम ऑफ अस नीड इंग्लिश पीडीएफ। ओके, तो पीडीएफ तो नहीं है मेरे पास इंग्लिश में, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है, अभी आप एक काम करिए, अगर आपको इंग्लिश चाहिए ना, जिन लोगों को, जिन किसी के पास भी टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक की फोटो निकाल लीजिए और व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, है ना। बहुत ही इजी हो जाएगा कि जो डॉक्टर भारती उमरेठिया की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी ये मेडिसिन है, इंग्लिश में दी हुई है। तो अपने फ्रेंड्स के पास से ले लीजिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत ही बढ़िया, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो अपने फ्रेंड से फोटो ले लीजिए, तो आपको इंग्लिश में भी ये मिल जाएगा। और बाकी ये बुक का तो हिंदी वर्जन ही है, ये बुक इंग्लिश में नहीं है। और भी आपको, हाँ, कुछ चीजें और, चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ। एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ अभी। आपको जो है ना, इसको याद रखिएगा। आप गूगल सर्च करेंगे ना, तो ऐसे गूगल में तो आपको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स मिलेगी जहाँ पे आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में बताया जाता है। लेकिन ये जो एक वेबसाइट है, मैंने सर्च किया, देखिए आप, मैंने गूगल सर्च में क्या किया है, आयुर्मेड इन्फो। तो आप इसी तरह से आयुर्मेड इन्फो नाम की ये जो वेबसाइट है, इसको देखिए। ये हमारे सर है, डॉक्टर जनार्दन है। मैं तो फिजिकली, तो हेलो, हाँ, मैं तो वैसे उनसे मिला नहीं कभी, डॉक्टर जनार्दन हेब्बर से, लेकिन उनकी वेबसाइट को बहुत ही यूज करता हूँ। और इनकी दूसरी भी वेबसाइट है, इजी आयुर्वेदा नाम से। तो easyayurveda.com नाम से भी एक वेबसाइट है, लेकिन वहाँ पे सभी बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह चीजें, संहिता, चरक संहिता वगैरह चीजें दी गई है। ये जो आयुर्मेड इन्फो नाम से ये जो वेबसाइट है, तो वहाँ पे जो है उन्होंने सभी मेडिसिन के बारे में बताया है। जैसे कि ये लिखा है ना, शंभु खाद्य तैल, फिर उसके बेनिफिट्स, उसके डोसेज, इंग्रेडिएंट्स, प्रिपरेशन वगैरह चीजें है। तो उसी तरह से आप आयुर्मेड इन्फो करके सर्च करेंगे, या फिर आयुर्मेड इन्फो और स्पेस करके दवाई का नाम, जैसे कि समझ लीजिए त्रिफला आयुर्मेड इन्फो, ऐसा सर्च करेंगे तो आपको त्रिफला चूर्ण के बारे में काफी सारी चीजें मिल जाएगी, और ये सब चीजें इंग्लिश में होगी। तो अगर जो कोई भी इंग्लिश सर्च करना चाहता है तो उनके लिए ये यूजफुल है। फिर बस यही चीजें थी, और भी कुछ पूछना है तो आप पूछिए। जैसे कि ये 2 क्वेश्चन पूछे तो ये बहुत अच्छी बात है, तो इसी तरह से पूछते रहिए, है ना, अभी भी या बाद में भी, कभी भी। और हाँ, अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस भी आप सभी जो स्टूडेंट्स जो है चैट में दे दीजिए, ताकि मैं आज के क्लास की अटेंडेंस लगा सकूँ। एक और क्वेश्चन आ गया था, सर पावर पॉइंट में हम जो बनाने वाले हैं वो हिंदी या इंग्लिश में बनानी है? ओके, ठीक है, तो आप हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश में बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज कभी भी हमारे लिए बैरियर नहीं बनेगा। आपको जो भी इजी बनता है, हिंदी बनता है, इंग्लिश बनता है, जो भी भाषा आपको, जिस भाषा में आप इजीली समझा सकते हैं उस भाषा में समझाइए, है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चीजें गुजराती में बतानी है तो भी बताइए, है ना। या फिर जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आप बता सकते हैं। मुझे जब तक आता है तो मुझे थोड़ी गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, और कौन सी भाषा आती है, मराठी आती है, थोड़ी कन्नड़ आती है। तो आप जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहे कर लीजिए, चलेगा, उसमें कोई बैरियर नहीं है। ओके, तो जैसे चैट में तो काफी सारे अटेंडेंस आ गई है, फिर भी देख लीजिए, है ना, अगर आपने अटेंडेंस नहीं भेजी तो भेज दीजिए। मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करूँ उससे पहले तो अटेंडेंस आप
भेज ही दीजिए। ओके। और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अगर आपने अटेंडेंस दे दी है तो फिर आप लीव कर सकते हैं।